नमस्कार भी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब एकदम अच्छे होंगे। देखिए गाइज, अपन एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो पेपर हुए थे अपने 2025 में ग्रेजुएट लेवल के, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पूरे 47 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे, उसमें से फर्स्ट शिफ्ट का मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज अपन करेंगे 5 जून 2025 में जो सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैंने आपके ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 2 हुआ था, आपका 2 शिफ्ट में हुआ था, उसका भी सॉल्यूशन करवा दिया है, तो आप उसका भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, आज आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर पर 2 दशमलव अंकों तक आपको बताना है स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। कोई राशि स्वयं की दोगुनी हो रही है साधारण ब्याज पे, इसका मतलब उसको जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है भाई। मान लिया कि जो धनराशि है आपकी वो 100 है, वो दोगुनी हो रही है, मतलब अमाउंट आपका 200 हो रहा है, तो इसका मतलब आपको जो ब्याज मिला है ऐसा ही मिला है, वो 100 रुपये मिला है। मतलब जितना आपका मूलधन था उतना ही आपको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, जो फॉर्मूला होता है अपना एस आई इक्वस टू पी आर टी अपॉन 100, इससे भी कर सकते हो। भाई मैंने मान लिया आपकी धनराशि 100 मान लो या 1 मान लो, ठीक है। दर अपन को पता करनी है, समय आपको दे रखा है 12 और बटे में 100। ऐसा ही कितना हो जाएगा, जितनी धनराशि उतना ही आपका ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। तो देखो आपका आर कितना आ जाएगा, 100 बटे 12% आएगा। तो देखिए 1/12 अपना क्या होता है, यदि आपको पता है तो या तो आप भाग दे के देख लो जिनको नहीं पता, नहीं तो सीधा सीधा अपन को पता है कि 8.33% आपका क्या होता है, 1/12 होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। जो दर आएगी वो कितनी आएगी, 8.33%। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वह रुपए 18,000 बचाता है तो उसकी आय रुपए में कितनी होगी। देखिए भाई, इसने बोला है कि मंजीत जितना कमा रहा है उसका 40% वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, वो बचाता कितना है, रुपए में आपको दे रखा है 18,000। तो सबसे पहले तो देखो कि मैं मानती हूँ कि उसकी आय है वो 100% थी। ठीक है, कितनी थी भाई, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो उसकी आय 100% थी, 100 में से यदि उसने 40% खर्च कर दिया तो उसने बचाया कितना होगा, 60% बचाया होगा। ठीक है, 100 में से 40% खर्च कर दिया तो बचाया कितना है, 60%। लेकिन एक्चुअल बचत अपन को कितनी दे रखी है, 18,000। मतलब 60% की वैल्यू क्या है आपकी, 18,000 है। ठीक है, 1% आपका किसके बराबर हो जाएगा भाई, 6×3 = 18, 300 के बराबर हो जाएगा। आपको आय पता करनी है, मतलब 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 100% की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 30,000 की आ जाएगी उसकी टोटल आय आ जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है, व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष है, 50% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं। और उनका जो औसत वजन है वो क्रमशः 45 केजी, 60 केजी और 20 केजी है। समूह का औसत वजन अपन को किलोग्राम में पता करना है। तो देखिए क्या बोल रखा है इसमें, देखो मेल है 20%, फीमेल है 50% और बाकी क्या है, बच्चे हैं, चिल्ड्रन मान लेती हूँ। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं इसको। अब देखिए भाई, मैन आपके 20%, फीमेल आपकी 50%। तो मैंने अभी अभी बताया है कि परसेंट 100% में से मानते हैं। तो 20% मैन हो गए, 50% फीमेल हो गई, तो बच गए वो बच्चे होंगे। तो 100 में से आपका कितना जाएगा, 70 जाएगा। मतलब 30% क्या हो जाएंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसने बोला है जो पुरुष है उनका औसत वजन है 45 केजी, जो महिलाएं हैं उनका औसत वजन है 60 केजी और जो बच्चे हैं उनका औसत वजन है 20 केजी। ठीक है,
अब देखिए इसको अपन कौन से मेथड से करेंगे, इसको या तो आप वेटेड एवरेज से कर लो या आप डेविएशन से करो। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इनका अपन क्या करते हैं, रेशियो बनाते हैं। तो देखो रेशियो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2:5:3 आ जाएगा। अब देखिए वेटेड एवरेज से करते हैं तो भी इजी रहेगा। देखो कैसे भाई, 45 को 2 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, 90। ओवरऑल कैसे निकालते हैं वेटेड एवरेज में, भाई इन दोनों को इंटू करो, कितना हो जाएगा, 45 दूना 90। इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे, 6×5=30, 90 प्लस 300, और इन दोनों को आपस में इंटू करते हैं तो 20×3=60, ये आ जाएगा 60। जो भी आ रहा है इन सबको जोड़ के जो आपने रेशियो बनाया है उसका भाग लगा दो, उन सबको जोड़ के भाग लगा दो, मतलब 2, 5, 7 और 3, 10 का भाग लगाना है। तो ये ओवरऑल आपके पास में क्या आ जाएगा, जो उनका जो पूरा समूह है उसका औसत वजन आ जाएगा। ठीक है, करते हैं सोल्व। देखिए जीरो से सब जगह जीरो कैंसिल हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 से 36 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 45। पूरे समूह का जो औसत वजन आएगा वो कितना आएगा आपका, 45 kg आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, कुछ शंकु होता है उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है, πr/l होता है। इसकी जो वैल्यू दे रखी है अपन को वो कितने दे रखी है, πr/l की 6500 रुपए दे रखी है, 6500 रुपए नहीं, 6500 पाई दे रखी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसने पूछा क्या है, h, तो यहाँ पे तो h है नहीं कहीं पे, तो अपन अपन को पता होना चाहिए कि r, l और h में क्या आपका रिलेशन होता है। देखिए आपका एक शंकु ऐसे बनता है, ठीक है, इसमें देखिए अपन ऐसे, ये वाली क्या हो जाएगी आपकी, आर हो जाएगी, इसको बोलते हैं ऊंचाई, और ये क्या होती है आपकी, इसको बोलते हैं एल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे एल बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, ये एक बनता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखिए एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। इसका मतलब यह है कि एच पता करने के लिए अपन को एल और आर दे रखा है, तो पहले यहाँ से अपन क्या करते हैं, अच्छा आर तो दे रखा है, एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, आर दे रखा है अपन को, एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर यहाँ से अपन पता कर लेंगे कि एच क्या होगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका आर दे रखा है, देखो व्यास दे रखा है आपको, मतलब ये क्या है आपका व्यास है, कितना 100 सेंटीमीटर। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, मतलब 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। 50 l बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6500। ठीक है, तो यहाँ से देखिए l मतलब तिर्यक ऊंचाई अपन पता कर लेंगे। देखो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और ये आ जाएगा 130 बार कट जाएगा, मतलब l कितना आ गया आपका, 130। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप या तो इसको सोल्व कर लो, ठीक है, या तो इसको सोल्व कर लो, या फिर अपन को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपके ट्रिपलेट्स लगते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रिपलेट लगते हैं, तो यहाँ से आर, एच और एल में अपन देखते हैं कि ट्रिपलेट लग रहे, मतलब ट्रिपलेट से ही अपन इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए एल दे रखा है 130 और आपका आर कितना था, 50। अपन को वो सॉरी आर नहीं था, एच था 50। ठीक है, एच कितना है, वो आर कितना है 50, और एच अपन को पता करना है। ठीक है, तो देखिए मैं इन दोनों का रेशियो जब लेती हूँ तो अपने पास में आ रहा है 5:13। अपन को पता है कि ट्रिपलेट में एक होता है 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, यहाँ पे 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट बनता है, मतलब 5, 12 और 13। यहाँ पे आप 0, 0 काटे हो पहले तो वापस 0 लगा दो, तो क्या आ जाएगा आपका एच कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ट्रिपलेट पता है तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें वैल्यू पुट कर लो। ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ये आपका त्रिज्या होती है, और ये आपकी ऊंचाई होती है, तो इन दोनों की वैल्यू अपने पास में है, तो एच आ जाएगा आपके पास में। ठीक है,
क्या आ जाएगा आंसर? 120 आ जाएगा। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 है, यदि रुपए 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? भाई 2 वर्ष का है तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद रख लो। 2 वर्ष के साधारण ब्याज और वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CI माइनस SI, मतलब अंतर इंटू मूलधन इंटू R बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, R बटे 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, P क्या है आपका? मूलधन, R है आपकी दर, और ये क्या हो जाएगा? CI और SI का अंतर हो जाएगा। अपन को 47,100 दे रखा है, मतलब धनराशि आपको दे रखी है, P की वैल्यू दे रखी है 47,100 दे रखी है। R कितना हो जाएगा अपना? R है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 बटे में 100 आपका 2 बार आ जाएगा, मतलब 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, आगे अपन को सोल्व करना है। 471 को क्या करते हैं? 81 से इंटू करते हैं, और देखिए यहाँ पे देख रहे हैं तो लास्ट के 2 अंक है ना, सब में अलग अलग है, मतलब अपन लास्ट के 2 अंकों तक ही यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए लास्ट के 2 अंक निकालते हैं, तो एक को 1 से इंटू करा, 1 आ गया। इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 और 7 कितना आएगा आपका? 15 आएगा। ठीक है, मतलब लास्ट में 5 बनाना है, और अपन को पता है कि 2 का भाग, वो 100 का भाग लगेगा तो 2 डिजिट के पहले 0 लग जाएगा, मतलब 0.5 आएगा लास्ट में। एक ही ऑप्शन में अपने पास में 0.51 है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास में आएगा रुपए 381.5। एक क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से CI और SI का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में ऐसा आपको दिख रहा है कि देखो ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन में लास्ट के 2 डिजिट आपकी मतलब मैच हो रही है, तो वही आपको ऑप्शन हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कमलेश ने रुपए 10,000 में कुछ साड़ियां और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1,500 और प्रत्येक सूट की कीमत है 1,000। साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है, तो सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको बेसिक के बजाय आप ऑप्शन से करते हो तो बहुत जल्दी सोल्व कर दोगे। देखिए ऑप्शन से कैसे करोगे? भाई उसने टोटल 10,000 के सब में खरीदा है साड़ियाँ और सूट। ठीक है, एक साड़ी 1,500 की है और एक सूट 1,000 का है। तो देखिए भाई मैं मान लेती हूँ कि भाई ऑप्शन से करते हैं कि माना 3 साड़ियाँ और 5 सूट खरीदे। 3 साड़ियाँ मतलब एक साड़ी 1,500 की, तो 3 साड़ियाँ कितने की हो जाएगी? 4,500 की। ठीक है, और आपका एक सूट 1,000 का, तो 5 सूट कितने हो जाएंगे? 5 सूट कितने के हो जाएंगे? 5,000 के। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या 1,000 बन रहा है? क्या नहीं, ये तो 9,500 ही बन रहा है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो अपना नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, भाई एक साड़ी 15 की, 2 साड़ी कितने की हो जाएगी? 3,000 की। ठीक है, एक सूट कितने का? 1,000 का। 6 सूट कितने के हो जाएंगे? 6,000 के। 6,000 और 3,000 आपके 9,000 होते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आते हैं, 5 साड़ियाँ कितने की हो जाएंगी? 15 5 75, 7,500 की क्या हो जाएगी? 5 साड़ियाँ हो जाएगी, और 3 सूट आपके कितने के हो जाएंगे? 3,000 के हो जाएंगे। तो ये कितना आ रहा है आपका? 5 3 10, 10,500 आ रहा है ये तो। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एक यही ऑप्शन बचा है डी, तो आपका डी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं भी। 3 ऑप्शन आपके गलत है तो चौथा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आप इसको बेसिक के बजाय ऑप्शन से करोगे। मैं आपको बेसिक भी बता देती हूँ कि बेसिक से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऑप्शन से ज्यादा बेटर रहेगा ये। अब देखिए बेसिक से अपन करते हैं तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई मैंने मान लिया कि मैंने एक्स साड़ी खरीदी है। ठीक है, साड़ियाँ खरीदे हैं एक्स और सूट खरीदे हैं वाई। ठीक है, साड़ियाँ खरीदी हैं एक्स और सूट खरीदे हैं वाई। अब इसने बोला है एक साड़ी की कीमत 1,500 है। ठीक है, एक साड़ी की कीमत 1,500 है, मैंने एक्स साड़ियाँ खरीदी है, तो एक्स साड़ियों की कीमत कितनी हो जाएगी? 1,500 एक्स हो जाएगी। ऐसे ही एक सूट 1,000 का खरीदा है, तो वाई सूट कितने का हो जाएगा? 1,000 वाई का हो जाएगा। मैंने टोटल रुपए कितने दे के आए हैं ये खरीदने में? 10,000, तो ये टोटल रुपए कितने किसके बराबर, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? 10,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
और इसने क्या बोला है कि साड़ियाँ और सूट की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 8 है। साड़ियाँ खरीदी है x, सूट खरीदे हैं y, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपने पास में दो इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर लेंगे। पहले इसको काट लो, यहीं पे थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 5 से काट लो, 5 से 15, 5 दूना 10, और यहाँ से ये आ जाएगा 20। ठीक है, क्या करती हूँ, या तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या y की कर लो। मैं सबको 2 से इंटू करती हूँ, तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 16 बन जाएगा। अब इसमें से आप इसमें से इसको माइनस जब करते हैं तो देखो ये 3x है और नीचे 2x है, तो ये कितना आ जाएगा x, 2y में से 2y जाएगा तो कैंसिल, और 20 में से आपका 16 जाता है तो 4। मतलब उसने साड़ियाँ खरीदी है 4, टोटल खरीदे थे 8, मतलब 4 साड़ियाँ खरीदे तो 4 सूट खरीदे होंगे। ठीक है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है, यदि 3.5 अनुपात में है 7.4 के, ये समानुपात में है 14:4 वो x के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करते हैं भाई इस ऐसे क्वेश्चन को, जब भी आपका समानुपात आ जाए बीच में तो इसका मतलब है कि पहले दो संख्याओं का जो अनुपात है, ठीक है, मतलब 3.5/7.4 ये बराबर हो जाएगा आपके लास्ट के दो संख्याओं के अनुपात के, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लो इसको, देखो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटोगे 2 बार, 7 से काटोगे आप 5 बार। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 4 दूना 8, और या फिर ऐसे कर लो, देखो ऊपर नीचे आप 2 से इंटू करते हैं। ठीक है, तो ये तो 10 बन जाएगा। भाई ये क्या होगा, देखो कैलकुलेशन का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जब भी ऐसा करते हैं ना भाई, नीचे 5 25 ये आ जाता है, तो देखिए इसकी एक थोड़ा सा आप ध्यान में रखा करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी और भी इजी हो जाती है। इसको लिख सकते हैं 174, ये तो 174 है, इंटू 2 बट्टे में 5 है। अब देखो आप इसको पहले इंटू करोगे, मतलब इंटू भी करोगे और फिर 5 का भाग भी लगाओगे। ठीक है, इसके बजाय आप क्या कर दो, इसको 2 से इंटू कर दो, तो नीचे 10 बन गया, नीचे क्या बन गया आपका 10 बन गया। नीचे इंटू कर रहे हो तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा आपको। अब देखिए क्या करना पड़ेगा अपन को, भाई 2 से इंटू कर रहे थे, अब 4 से इंटू कर लेते हैं इसको, और नीचे आपका 10 बन रहा है, मतलब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 174 को 4 से इंटू कर लेते हैं, तो 4 4 16, हासिल में 1, 7 चौक 28 और 1 29, हासिल में 2 चला जाएगा, और 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। नीचे 10 है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगी 69.6 आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 है, राजेश के पास 156 लीटर तेल ए और 256 लीटर तेल बी है। वह कई एक समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन लीटर में कितना हो सकता है, ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। देखिए इसका कंसेप्ट आपको पता है, अधिकतम आयतन का मतलब अधिकतम जहां पे आता है, तो जिन बच्चों को पता था उनको 2 सेकंड लगे होंगे इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर सिर्फ यदि आपको पता है तो 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। भाई कैसे, देखो इसने क्या बोला है, राजेश के पास 156 लीटर तेल था एक तो, और एक दूसरे तरह का तेल था, वो कितना था 256 लीटर। ठीक है, ए और बी प्रकार के थे। अब वो क्या करता है, कुछ छोटे छोटे मतलब कंटेनर लेता है, और वो कंटेनर ऐसे लेता है कि मतलब दोनों तेल अलग अलग भरने हैं, मिक्स भी नहीं करना, अलग अलग भरने हैं, और उन कंटेनरों में मतलब पूरा भरना है, और उन कंटेनरों में वो तेल आ जाए, ना तो बचना चाहिए और ना कोई कंटेनर खाली होना चाहिए, मतलब खाली रहना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो जब भी आपके पास में देखो ऐसा क्वेश्चन आता है कि अधिकतम आयतन का कंटेनर या अधिकतम आयतन की वस्तु क्या होगी, इसका मतलब होता है अधिकतम जहां पे आ जाए, इसका मतलब SCF आपको पता करना है। ठीक है,
बराबर मतलब बराबर कंटेनरों में भरना है, एक समान कंटेनरों में भरना है, और अधिकतम होना चाहिए उनका आयतन, मतलब बड़े से बड़े होना चाहिए, और बड़े से बड़ा जब भी आता है मतलब एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होती है? एचसीएफ होता है भाई वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 156 और 256 का क्या करना है, एचसीएफ पता करना है। ठीक है, किसका? 156 और 256 का एचसीएफ पता करना है। अब देखिए, या तो आप एचसीएफ पता करो इसका बेसिक से, या आप इसको करो ऑप्शन से। भाई जो आपका एचसीएफ होगा उस एचसीएफ का इसमें भी भाग जाएगा और इसमें भी भाग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपन पहला ऑप्शन देखते हैं, तो क्या 3 का मल्टीप्लाई है? भाई 2 का तो पता है कि 2 से तो दोनों डिवाइड है, लेकिन क्या 3 से दोनों संख्याएं डिवाइड है क्या? पहली संख्या 3 से डिवाइड है, लेकिन दूसरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं कि 56, दोनों जगह 56 है और 56 में 4 का भाग जाता है, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा तो अपन को देखते पता चल रहा था कि कहीं पे भी आपका ये संख्या है 10 का मल्टीपल नहीं है, तो आप ऐसे एचसीएफ पता कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप एचसीएफ देखो और कैसे पता करोगे, इनका वो ले लो, इनका डिफरेंस ले लो, तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 100। ठीक है, इस 100 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 25। अब भाई सबका भाग जो एचसीएफ होता है उसका दोनों में भाग जाना चाहिए। क्या मैं 25 को ले सकती हूँ क्या एचसीएफ में? भाई कोई सी भी संख्या है आपकी 25 से डिवाइडेड है ही नहीं, तो 25 तो होगा नहीं। 4 से दोनों डिवाइडेड है तो 4 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को यदि आपको कंसेप्ट पता है तो आप बहुत ही इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 है, 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 की, 10 संख्याओं में क्या किया जा रहा है, प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि की जाए और अन्य 10 संख्याओं में प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए, तथा शेष 5 जो संख्याएं हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो समांतर माध्य का नया मान ज्ञात कीजिए। भाई समांतर माध्य का मतलब क्या है, आपका एवरेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 25 संख्याएं हैं, इनका जो औसत है, एवरेज है, वो कितना दे रखा है अपन को, 110 दे रखा है। लेकिन इसने बोला है आगे कि 10 संख्याओं में, 25 में से 10 संख्याओं में क्या कर रहे हो आप, 12.5 की वृद्धि कर रहे हो। तो भाई प्रत्येक में 12.5 की, मतलब एक संख्या में 12.5 की वृद्धि हो रही है, तो भाई 10 संख्याओं में टोटल कितनी वृद्धि हो जाएगी आपकी, इसको 10 से इंटू करेंगे 12.5 को, एक संख्या में 12.5 की वृद्धि, तो 10 संख्याओं में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 125 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में इसने बोला है अन्य 10 संख्याओं में प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए। एक संख्या में 15 की वृद्धि, तो 10 संख्याओं में कितने की वृद्धि हो जाएगी, भाई यहाँ पे भी 150 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसने बोला और 5 संख्याओं में कोई चेंज नहीं करे, 5 संख्या पहले थी उतनी ही है। ठीक है, तो देखिए भाई अपन को देखना है यहाँ पे टोटल वृद्धि कितनी हुई। ठीक है, संख्याओं में टोटल वृद्धि कितनी हो रही है, देखिए जोड़ते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 275 की वृद्धि हो रही है टोटल। ठीक है, तो अपन को 110 एवरेज निकालना है। 110 तो एवरेज था पहले, अब 275 की वृद्धि हो गई, अब इस 275 का भी क्या बनाना है, एवरेज बनाना, औसत बनाना है। तो औसत कैसे बनता है भाई, जितनी वृद्धि हो रही है, जैसे 275 वृद्धि हो रही है, इसमें टोटल संख्याओं का भाग दे दो, टोटल संख्याओं में इसको डिवाइड कर दो, 25 में इसको, 25 टोटल संख्या है तो 25 संख्याओं में डिवाइड कर दो किसको, 275 को। ठीक है, जितनी वृद्धि या कमी होती है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल संख्याओं को उसका उसमें भाग दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, आपका ये आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, क्या 11 आ जाएगा, मतलब एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई, 11 की। पहले 110 था, 11 की वृद्धि यदि आप करते हो तो कितना हो जाएगा आपका नया एवरेज, 121 हो जाएगा। ठीक है, तो नया समांतर माध्य या एवरेज आपका क्या हो गया, 121 हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 है, सचिन ने क्रमशः पहला पेन ₹630 में और दूसरा पेन ₹722 में खरीदा। वह पहला पेन 70% के लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 9% की छूट देनी पड़ती है।
और उसने दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचा, तो इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ। भाई देखो इस क्वेश्चन को तो अपन बेसिक से ही करेंगे, ठीक है। भाई पहला जो पेन है वो 630 रुपए का था। अब अपन पता करते हैं कि उसको बेचा कितने में, ठीक है। भाई पहले इसने देखो 70% के लाभ पे बेचा, तो 630 की वस्तु को 70% के लाभ पे बेचेगा, मतलब 170% में बेचेगा। तो 630 का 170% परसेंट को हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएगा। लेकिन इतने में बेचने के बाद में जो मोल भाव होता है और फिर क्या करता है वो 9% की उसको छूट देनी पड़ती है। तो इतने रुपए पे यदि वो 9% की छूट मतलब छूट देता है, तो मतलब वो इस रुपए के 91% में उसको बेचेगा। परसेंट हटाओगे फिर से नीचे 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट अपन को करना है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सोल्व करो भाई, सोल्व करना पड़ेगा इसको। देखो 17 को 91 से इंटू करते हैं तो 17 एकम 17 7 और हासिल में 1, 17 नाम 153 और एक कितना हो जाएगा 154, ठीक है। इसको 63 से इंटू करते हैं, ठीक है। इसको 63 से इंटू करते हैं तो देखो मैं सही कर लेते हैं बिल्कुल जो अपना होता है बेसिक। 7 ते 21 2 और 4 ते 12 2 14 5 ते 15 16 और ये आ जाएगा 4। नीचे अपन करते हैं 7 6 42 6 4 24 28 2 6 5 30 और 2 32 3, ये आ जाएगा 9। अब इनको जोड़ते हैं तो देखो कितना आ जाएगा अपने पास में, 4 2 6 8 6 14 और ये 7 और 9, कितना आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 जीरो है तो कितना आ जाएगा 974.61 में पहली वस्तु को बेचेगा सचिन, ठीक है। कितने में 974.61 में थी कितने की वो वस्तु 630 की, ठीक है। अब देखिए दूसरी वस्तु जो है वो 722 में खरीद रहा है और उसको 71% के लाभ पे बेचता है, मतलब 171% में बेचेगा। तो परसेंट हटाओगे नीचे 2 जीरो आ जाएगा। फिर से अब इसको कैलकुलेट करना है तो देखिए 3 डिजिट का मैंने मल्टीप्लीकेशन आपको बता रखा है, तो अपन उसी से करेंगे इसको, ठीक है। देखो करो इसको, 2 एकम 2 7 दूनी 14 और 2 16 और ये आ जाएगा 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 और 7 दूना 14 14 और 10 कितना हो जाएगा 24 2 4 7 7 49 और 4 कितना हो जाएगा 53 5 और ये कितना हो जाएगा 12। इसका भाग दोगे 100 का तो कितना आ जाएगा 1234.62। अब देखो कि पहली वस्तु पे उसको कितने का लाभ हुआ। पहली वस्तु 630 की थी, 974.61 में आप बेच रहे हो तो कितने का लाभ हो रहा है पहली वस्तु पे आपको। देखो करो इसको सोल्व तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 344.61 का लाभ हो रहा है, ठीक है। कितने का लाभ हो रहा है आपको 344.61 का लाभ हो रहा है पहली वस्तु पे, ठीक है। दूसरी वस्तु पे आपको कितने का लाभ हो रहा है। भाई दूसरी वस्तु कितने की थी 722 की, बेच इतने में रहे हो तो इसमें से 722 अपन माइनस करते हैं तो अपने पास में आएगा, ये आ जाएगा 62, ये 2 1 और ये आ जाएगा 512.62 का लाभ हो रहा है आपको किस पे, दूसरी वस्तु पे कितने का लाभ हो रहा है 562 वो 512.62। तो भाई टोटल लाभ कितना हो जाएगा, इस 344 में अपन क्या जोड़ते हैं 512.62 को जब जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास में आ जाएगा 3 6 6 12, ठीक है। और हासिल में एक 6 और एक 7 5 और 5 3 8 857.23 का उसको क्या हो जाएगा टोटल लाभ होगा। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 है। 37 किलोमीटर की एक दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। उसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित कितनी थी। भाई देखो क्या है, टोटल दूरी 37 किलोमीटर जाना था उसको, लेकिन जब वो 1 घंटा 5 मिनट तक चल लेता है तब उसको लगता है, मतलब तब उसको पता चला कि जो उसने जो तय कर ली ना दूरी, अब जो दूरी बची है उसका 4/3 है, ठीक है।
भाई देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बेसिक से ही करेंगे इसको भी अपन। तय की गई दूरी क्या है आपकी, शेष दूरी का 4/3, शेष दूरी का 4/, या फिर इतना बड़ा नहीं करते, देखो इसको आप ऐसे ही समझ लो भाई, 4/3 आपका क्या है, 4/3 है। तो तय की गई दूरी शेष दूरी का 4/3 है। मैं मान लूं कि शेष दूरी है वो कितनी है, 3 है। तो तय की गई दूरी कितनी है, 4 है। अभी इस यहां से अपन टोटल दूरी निकाल सकते हैं, 4 और 3 7, ये क्या है, अनुपातों में है टोटल दूरी। ठीक है, इसने बोला है कि उसकी चाल किलोमीटर पर सेकंड में कितनी थी। अच्छा, उसने जब तय किया है दूरी को, उसमें उसकी चाल कितनी थी, तो सबसे पहले पता करेंगे यहाँ पे कि उसने कितना किलोमीटर तय कर लिया। 37 वैल्यू है किसकी, टोटल दूरी है, तो 7 की वैल्यू है। तय कितना किया उसने, 4, तो यहाँ से 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इतनी दूरी उसने क्या की है, इतना किलोमीटर उसने तय कर लिया। अब कितने मिनट में करा है, 1 घंटा 5 मिनट में। 1 घंटा 5 मिनट का मतलब 65 मिनट, और 65 को अपन घंटे में चेंज करते हैं, 60 का भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, कैसे करोगे इसको कैलकुलेट आप, देखिए क्या क्या आ जाएगा, दूरी कितनी है, इतनी दूरी, और समय कितना है, इतना है। तो अब जो उसकी चाल है वो क्या हो जाएगी, दूरी कितनी है, 37 इंटू 4 बटे में आ जाएगा 7। ठीक है, बटे में क्या होता है आपका, समय होता है भाई, दूरी बटे समय होता है। तो इसको बटे में करेंगे तो 65 तो आ जाएगा और 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है और उसके बाद में अपने पास में उसकी चाल आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए सोल्व करते हैं इसको, 5 से काटते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 13 बार, 5 से ये 12 बार। ठीक है, अब सोल्व करो, देखो इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन है आपकी। 12 चौक 48 को आप किससे इंटू करते हो, 37 से इंटू करते हो, तो कितना आ जाएगा, 8 7 56, 5 8 3 24 और 5 29, 7 चौक 28, 56 57 आ जाएगा यहाँ पे, 5 4 3 12 और 5 17, 1776 ऊपर आ जाएगा, उसमें 13 7 91 का अपन को भाग लगाना है। ठीक है, तो देखिए एक बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 6, और ये कितना आ जाएगा आपका, 17 में से 9 जाता है तो 8, और ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो देखो भाई कितनी बार जाएगा, ऑप्शन की भी थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। तो देखो 9 बार जा रहा है क्या, 9 एकम 9, 9 9 81। ठीक है, 819, मतलब यहाँ पे आएगा 19। ठीक है, और 19 आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में 19.5 है, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी जो एवरेज वो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 19.5 किलोमीटर पर घंटे में आएगी। ठीक है, 19.5 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी वर्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वर्त की परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात। देखिए भाई, इसमें तो आपको यदि ज्योमेट्री की एक कंसेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन को आप सिर्फ टिक करना था। देखिए क्या है, मान लिया ये एक जीवा है ए बी, ठीक है, और ये वर्त का केंद्र है। ठीक है, ये जीवा वर्त के केंद्र पे मान लिया कितने डिग्री का कोण बना रही है, 2 थीटा मान लेते हैं। ठीक है, 2 थीटा डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो देखिए परिधि पे कहीं पे भी कोण बनेगा आपका, कहीं पे भी आपका इस जीवा के द्वारा एक तरफ कोण बनेगा, वो कोण सारे सेम होंगे, और कितने होंगे, जितना कोण आपका केंद्र पर है उसका आधा, मतलब यहाँ पे 2 थीटा का आधा मतलब थीटा कोण बनेगा। या आप ऐसे समझ लो इसको कि किसी जीवा द्वारा वर्त के केंद्र पर बनाया गया कोण उसकी परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, किसी वर्त में किसी जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण उसकी परिधि पे बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। या ऐसे समझ लो कि केंद्र पे बनाए गए कोण का आधा क्या होता है, परिधि पर कोण बनता है। ठीक है, तो कैसे भी आप समझ लो भाई, ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, और यदि ये 2 थीटा है तो ये इसका आधा है।
यहाँ पे 2 गुना है और ये क्या होता है, इसका आधा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार आपको मतलब काम में आता है। तो इसने बोला क्या है, केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र आपका पहले है, ठीक है, और वर्त की परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात केंद्र पर 2 गुना बनता है, किससे, परिधि से। तो 2:1 इसका आंसर आएगा। देखो इसमें 1:2 भी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, केंद्र पर 2 गुना बनता है, तो केंद्र वाले को क्या करना है, 2, और परिधि पर इसका मतलब आधा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 है, अतुल का वेतन रुपए 10,000 प्रति माह है। वह 6,000 घर के किराए पर और रुपए 2,500 बिलों पर खर्च करता है और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी, मतलब आपको ये बताना है कि पूरे 12 महीने में वो कितने की बचत कर रहा है। ठीक है, तो देखिए वो 10,000 कमाता है, उसमें से 6,000 घर के किराए पे और 2,500 बिलों पे खर्च कर देता है। 6,000 और 2,500 कितने हो जाएंगे आपके, 8,500। 10,000 में से 8,500 उसने खर्च कर दिए, तो एक महीने में वो बचा कितना रहा है, 1,500 रुपए बचा रहा है। पूरा साल का आपको बताना है कि पूरे वर्ष में उसने कितने बचाए, तो 12 से क्या कर दो, इसको इंटू कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 5 60, 6 12 एकम 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका 18। 18,000 रुपए की बचत करता है वो पूरे साल में। ठीक है, तो 18,000 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 144 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन पहले आया है, अभी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, ये दिया हुआ है कितना, 5400 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर अपन को कितना दिया है आपकी बार 144, तो वो ये दिया है, व्यास दिया है, डी दिया है, तो आर क्या हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 72। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 9 8 72 और 9 6 54, 600 बार कट गया, 8 से काट लो इसको, 8 से कितनी बार कटेगा, 8 7 56 और 4 8 5 40। ठीक है, 75 बार कट जाएगा, मतलब एल अपने पास में आ गया कितना 75, आर अपन को दिया हुआ है कितना 72 और एच अपन को पता करना है। फिर से देखो कि कोई ट्रिपलेट, तो भाई ट्रिपलेट लगेगा क्योंकि आपका वैसे आंसर भी किस में आ रहा है, एक परफेक्ट प्राकृतिक संख्या आ रही है, इसका मतलब आपका रूट में तो नहीं आएगा, इसका मतलब कोई ना कोई ट्रिपलेट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे पता करोगे भाई, इसको आप 3 से काट लो तो आपका कितना आ जाएगा 25, और इसको 3 से काटते हैं तो कितना आएगा 24। ठीक है, अब आपको याद है तो 7 24 और 25 का आपका क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 7 24 और 25 का क्या होता है आपका, एक ट्रिपलेट होता है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 7। अब देखो 7 इसका आंसर नहीं होगा भाई, यहाँ पे आपने इसको इनको क्या किया है, इनमें 3 का भाग दिया है ना, इनमें 3 का भाग दिया है, तो मतलब यहाँ से वापस इसमें जाने के लिए इंटू करना पड़ेगा, मतलब इसको क्या करो आप 3 से इंटू करो, तो क्या हो जाएगा, ये क्या ट्रिपलेट बन जाएगा, 21 72 और 75 का भी आपका एक ट्रिपलेट बनेगा। तो क्या हो जाएगी, आपको हाइट पता करनी थी, ऊंचाई पता करनी थी, कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 है, ए बी सी डी के समांतर है एक त्रियक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेदित करती है तथा कोण पी ई बी बराबर है 56 डिग्री। जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ई जी बराबर है 32 डिग्री और कोण जी एफ ई बराबर है 47 डिग्री। तो कोण ई जी एफ की माप कितनी है। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें क्या बोला है कि दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी। ठीक है, दो रेखाएं हैं ए बी और
CD, इनको एक तिर्यक रेखा है PQ, वो क्या कर रही है, PQ क्या है, एक तिर्यक रेखा है, वो E और F पर क्या कर रही है, आपकी प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, आगे इसने बोला है PEB बराबर दे रखा है अपन को 56 डिग्री, मतलब ये वाला दिया है कितना, 56 डिग्री। GAB और CD के बीच में, AB और CD के बीच में एक बिंदु इस प्रकार है कि BEG बराबर 32 डिग्री है। BEG मतलब G को यहाँ मानना पड़ेगा। ठीक है, BEG आपको क्या दे रखा है, 32 डिग्री दे रखा है। और क्या दिया है, GFE बराबर 47 डिग्री। G कहाँ है आपका, भाई G का, अच्छा G इसको माना है ना, GFE ये वाला जो कोण आपको दे रखा है, ये वाला वो कितना दे रखा है आपको, 47 डिग्री दे रखा है। आपको बताना है EGF मतलब ये वाला कोण आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए किसी भी एक लाइन पे एक तरफ का जो कोण बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अपन देखते हैं तो कितने डिग्री का बन गया, ये बन गया आपका 88 डिग्री का। कितने डिग्री का बन गया, 88 डिग्री का। पूरा कोण 180, यहाँ पे 88 बन गया, तो ये कितने का बन जाएगा आपका, 92 का बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, 92 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब ये देखो आपका EGF एक त्रिभुज बन गया क्या, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, दो कोणों का योग कितना हो गया आपका, ये हो गया 139। तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 में से आप 139 को माइनस करते हैं तो थीटा आपका आ जाएगा कितना, 41 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो कोण EGF कितना हो जाएगा आपका, 41 डिग्री। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक डेस्क का अंकित मूल्य रुपए 7,725 है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई देखो, मैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ कि देखो आपको ये याद रखना है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होता है वो आपका होता है 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी के बराबर होता है। ठीक है, जब भी इन चारों में देखो, चारों मतलब क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, छूट और लाभ, इन चार में किसी तीन में आपको रिलेशन देके, चौथे में आपसे मतलब तीन की वैल्यू देके चौथा आपसे पूछ रहा है, कोई सा भी तीन देके चौथा यदि आपसे पूछ रहा है तो आप हमेशा ये लगा दिया करो, आपको मतलब बहुत इजीली, बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे इसने बोला है देखो परसेंटेज में क्रय मूल्य और विक्रय उसका जो अंकित मूल्य उसका रिलेशन दे दिया, मतलब जो एक्चुअल डेटा दे रखा है उसकी तो अपन को यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, कैसे देखो यहाँ पे बोला क्रय मूल्य से 25% अधिक है क्या, अंकित मूल्य। 25% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/4, मतलब 4 यदि CP है तो जो अंकित मूल्य है वो 1 ज्यादा है, कितना है, 5 है। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं, यदि आपका क्रय मूल्य 4 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे से ने बोला 4% की छूट दे रहा है, डी का मतलब डिस्काउंट, छूट मतलब 100 में से 4 आप माइनस करते हो तो 96, और आप प्रॉफिट आपको निकालना है तो पी की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, करो देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 24 बार कट जाएगा, और 24 5 120 होता है, तो 100 प्लस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120, और यहाँ से 100 को इधर लेके जाएंगे तो पी कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। मतलब जो लाभ परसेंट आएगा वो कितने का आएगा आपका, 20% का आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 है, जब 26 40 22 और 34 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। यदि 4x अनुपात y समानुपात में है y अनुपात 7x माइनस 6 के, जहां y इज ग्रेटर देन 0 है, तो y का मान कितना होगा। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन को मैं बेसिक से नहीं ट्रिक से करवाती हूँ, और वो ट्रिक क्या होती है, देखो आपको चार संख्याएं दे रखी है, 26 40 22 और
34। अब बोल रहा है कि ये संख्या अभिसम अनुपात में नहीं है, लेकिन यदि इसमें सम में x जोड़ देते हो, x का मतलब कोई वैल्यू ऐसे जोड़ देते हो चारों में सेम, ठीक है, x, तो ये क्या हो जाती है, समानुपात में हो जाती है। अब देखिए इस x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी ट्रिक सीखो। क्या होती है, पहले दो संख्याओं का आप क्या लो, डिफरेंस लो। 40 में से 26 जाता है 14, 22 में से आपका 34 जाएगा 12। अब आपको क्या करना है, जो दूसरी संख्याओं का डिफरेंस आया है उससे तो इस पहली संख्या को इंटू कर दो, और इस डिफरेंस से इस पहली संख्या को इंटू कर दो। मतलब जो इधर डिफरेंस आया है उससे पहली संख्या को इंटू कर दो, और जो इधर डिफरेंस आया है उससे जो तीसरे नंबर पे संख्या आ रही है उसको इंटू कर दो, ठीक है, और बड़े में से छोटा माइनस कर दो। तो देखिए बड़ा कौन सा आएगा, देखिए सोल्व करते हैं इसको। 12 6 72, हासिल में 7, और 12 दूना 24, और 7 कितना हो जाएगा आपका 31, मतलब 312 आ जाएगा, ठीक है। और इधर देखो 14 को अपन 22 से इंटू करते हैं, तो देखो 14 दूना 28, 28 को 11 से जब अपन इंटू करते हैं तो कितना आएगा 308 आएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, ये क्या कर रहे हैं अपन, x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, इन जो डिफरेंस आया था ना इसका भी डिफरेंस लेते हैं, 14 में से 12 जाएगा तो 2। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 312 में से 308 जाता है तो 4 बचता है, और 4 में जब 2 का भाग लगाओगे तो आपके पास में x कितना आएगा, x आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा, ठीक है। x कितना आ जाएगा आपके पास में 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू अपन पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए x आपका 2 आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 8 अनुपात y, ये समानुपात में है आपके y, यहाँ पे 2 रखोगे 7 दूना 14 में से 6 जाता है तो 8, ठीक है। तो 8 बटे y बराबर किसके हो जाएगा, y बटे 8 के। तो देखिए y स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 इंटू 8, दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो y की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 है, एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, वह बिंदु मीनार के पाद से 48 मीटर दूर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, इसने बोला है एक मीनार के शीर्ष से, मैंने मान लिया एक मीनार है ऐसे, इसके शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु, ये मान लिया ये बिंदु है, बिंदु से उन्नयन कोण, मतलब इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण बनेगा, मतलब ये वाला कोण वो कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। वह बिंदु मीनार के पाद से, मतलब मीनार के आधार से, ठीक है, मीनार के आधार से ये वाला बिंदु 48 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, 48 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है अपन को 48 मीटर। मीनार की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई अपन को पता करनी है, ठीक है। मैंने मान लिया मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। तो देखिए अपन कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ये 30 है, ये 90 रह गई, और ये कितना हो जाएगा 60। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है जब भी आपके पास में कोण बनते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो इनके सामने वाली जो भुजाएं होती है वो किस अनुपात में होती है, 1 अनुपात √3 अनुपात 2 के अनुपात में होती है, ठीक है। जब भी कोण आए 30 60 90, जो इनके सामने वाली भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो आएगा 1 अनुपात √3 अनुपात √2, ठीक है। मतलब यहाँ पे 30 के सामने 1, 60 के सामने कितना √3, और ये आएगा 2। तो देखिए √3 की वैल्यू अपन को दे रखी है क्या, कितनी 48, मतलब 48 किसकी वैल्यू है, √3 की। अपन को ऊंचाई पता करनी है, मतलब 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आ जाएगा 1। अब देखिए अपन को कैसे दे रखे हैं, आंसर ऐसे दे रखे हैं, तो इसको सोल्व करो। इसको लिख सकती हूँ मैं ऊपर 16, 16 3 48 होता है, ठीक है, और 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 इंटू √3, और नीचे क्या आ जाएगा √3, √3 से √3 कैंसिल होकर अपना आंसर आएगा 16 √3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा, 16 √3 इसकी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में अंक x 28 35 56 78 63 65 81 79 83 80 और y है, जहां x और y क्रमशः न्यूनतम और उच्चतम अंक है, ठीक है।
यदि अंकों का परास और औसत क्रमशः 70 और 64 हैं तो क्रमिक युग्म x y ज्ञात कीजिए। भाई देखो 12 संख्या ही आपको दे रखी है और इसने बोला है x सबसे छोटी संख्या है और y सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, इनका परास, इनकी रेंज भी दे रखी है आपको और आपको एवरेज दे रखा है। ठीक है, तो रेंज आपकी क्या होती है, परास आपका क्या होते हैं, बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को घटा दो, वही क्या होता है, आपका परास होता है। ठीक है, तो देखिए बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दे रखी है इसने, y, मतलब y माइनस एक्स की वैल्यू अपन को दिया हुआ है कितनी, 70। परास क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, भाई किस रेंज में, 70, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो, y में से x आप माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 70 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला है एवरेज आपको दिया है सभी का कितना, 64 दिया है। तो भाई एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के उसमें क्या करते हैं, उसका जितनी संख्या है उनका भाग दे देते हैं। ठीक है, या फिर देख लो योग कैसे निकालते हैं, एवरेज को अपन संख्याओं से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो योग निकालो भाई, सबसे पहले इन सबको जोड़ो, तो देखिए सबको जोड़ते हैं तो x प्लस, अब इन संख्याओं को जोड़ो, देखो 8 5 13 6 19 8 27 3 30 5 35 36 45 और 3 48, मतलब 8 आ जाएगा, हासिल में 4 चला गया, 4 2 6 और 3 9 5 14 7 21 6 27 और 27 और 33 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 41 7 48 और 8 56 और 8 64। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, 648 आएगा इन संख्याओं का योग, और प्लस क्या है आपका लास्ट में, y है। ये योग आ गया। अब योग कैसे निकालते हैं भाई, टोटल औसत, वो औसत कितना है 64 और टोटल संख्या कितनी है 12, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल संख्याओं का योग है और ये भी क्या आ जाएगा आपका योग, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए यहाँ से x प्लस वाई क्या आएगा अपने पास में, 64 को 12 से यदि अपन इंटू करते हैं तो 12 4 48, हासिल में 4 आ जाएगा, 12 6 में 4 76। ठीक है, और ये 648 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 2, ठीक है 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120। अब देखिए y माइनस एक्स दे रखा है 70 और x प्लस वाई दे रखा है 120, तो देखिए जब भी ऐसी इक्वेशन आती है तो प्लस वाली जो होती है, मतलब y दोनों जगह प्लस में है, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। ठीक है, जो प्लस में है दोनों जगह उसका कैसे निकालते हैं मान, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। 120 में 70 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 190। ठीक है, और 190 में यदि 2 का भाग देते हैं तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ये 2 निमा 18 और 2 5 10, 95 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे x की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, एक संख्या प्लस में होती है एक संख्या माइनस में होती है। ठीक है, मतलब x यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को माइनस करके 2 का भाग लगा दो। ठीक है, तो 120 में से आपका 70 जाता है तो 50, और 50 में यदि 2 का भाग देते हो आप तो कितना आ जाएगा आपके पास में 25, तो x आ जाएगा 25 और y कितना आ जाएगा आपके पास में 95। कहाँ है इसका ऑप्शन, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा, 25 और 95 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक पूरी तरह से भरने में कितना समय लेगा। भाई देखो 2 पाइप है, मैं मान लेती हूँ ए और बी है। ठीक है, जो ए है वो टंकी को भर रहा है जबकि जो बी है वो टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जो ए है वो पूरे टैंक को कितने मिनट में भर सकता है, 10 मिनट में भर सकता है, और जो बी है वो पूरी भरी हुई टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है, तो ये माइनस का 20 ले लेते हैं, खाली कर रहा है। ठीक है, टोटल टैंक की क्षमता पर पता करते हैं, कैसे करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 20, तो ए पाइप की क्षमता कितनी आ जाएगी 2 और बी पाइप की क्षमता कितनी आ जाएगी माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसने बोला है यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। भाई टैंक की क्षमता कितनी है 20 है,
यदि 1 मिनट में मतलब दोनों पाइपों की क्षमता 1 मिनट में दोनों पाइप कितना भर सकते हैं, दो। जो ए है वो 2 भरेगा, जबकि बी है वो साथ के साथ एक खाली भी कर देगा। मतलब 1 मिनट में वो कितना भाग भर पा रहे हैं, 1 भाग भर पा रहे हैं। तो 20 भाग को भरने में कितने मिनट का समय लग जाएगा उनको, 20 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है, कितना मिनट का समय लग जाएगा, 20 मिनट का समय लग जाएगा। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता ने ₹1 में 5 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। उसने ₹1 में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। देखिए कल मैंने इसका बताया था, क्या बताया था भाई, आज इसने बोल दिया, आज इसने बोला है कि कितनी खरीदी थी। तो देखिए ₹1 में, तो रुपए को हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो कि उसने ₹1 में 5 चॉकलेट बेची है, तो बेची है तो जो क्वांटिटी है ऊपर आएगी। और तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 40% का लाभ हुआ है। मतलब 100% पे आपको 40% का लाभ हुआ है, तो मतलब 140% यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा। अब देखिए नीचे यहाँ पे आएगा रुपए, तो यहाँ पे भी भाई कितनी खरीदी थी, ₹1 में कितनी खरीदी होगी, तो रुपए कहाँ आएगा नीचे। मैंने मान लिया एन चॉकलेट खरीदी, तो एन ऊपर लिख दो। इनटू देखो यहाँ पे आपको क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ पे आएगा आपका क्रय मूल्य जो 100% आप करोगे। ठीक है, आप इसको सोल्व करने ना बहुत ही अच्छी ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की। बहुत इजीली 2 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ये ट्रिक पता है तो आप इजीली सोल्व कर दोगे। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 7 बार, 2 से 5 बार, 5 से 5। तो देखिए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 7। मतलब उसने खरीदी कितनी थी, ₹1 में 7 टॉफी खरीदी थी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित को सरल करें। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं कि a+b वाला फॉर्मूला पूरा खोल के कर रहे हो, आप ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेशन वाले मेथड से किया करो कि कौन सा ऑप्शन इसमें मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। यदि अपन थोड़ा सा देखो भाई, आप क्या करो, x² का कोफिशिएंट देखो तीनों में, मतलब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखो, x² के साथ में जो संख्या लग रही है वो कितनी है, 3 और 4 है। तो सबसे पहले देखो कि x² के साथ में कितना आएगा। देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा तो ये 4x², यहाँ पे इस x का स्क्वायर होगा तो x², लेकिन बीच में माइनस है तो x²। तो यहाँ से अपन को पता चला कि 3x² आएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 6 यहाँ पे 8 है, तो आप देख लो कि जो आपका कांस्टेंट आएगा वो 6 आएगा या 8 आएगा, संख्या जो आएगी वो 6 आएगा या 8 आएगा। अब देखिए वो करने के लिए अपन यहाँ से देखते हैं, इसका 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। 9 में से 1 माइनस करते हो तो 8 आता है, मतलब लास्ट में 8 वाला आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे नहीं कि पूरा खोलने के लग रहे हो और फिर उसको कैलकुलेट आप कर रहे हो। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 140 है तो x का मान कितना होगा। ठीक है, x का मान आपसे पूछ रहा है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। बहुलक आपको दे रखा है 140, तो देखिए इसके फॉर्मूले यदि आपको याद है तो इजीली इस क्वेश्चन को आप करके आगे होंगे। देखिए क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका मोड, बारंबारता इक्वल वो सॉरी बहुलक इक्वल्स टू, ठीक है, बहुलक इक्वल्स टू होता है L प्लस F0 माइनस F1 बटे में 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इनटू में क्या होता है आपका H होता है। अब देखिए F1 जो मतलब क्या होता है, F0 F1 F2 L और H, ये क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो बहुलक तो अपन को दिया हुआ कितना 140। L जो होता है वो क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। जो भी अपन बारंबारता वर्ग ले रहे हैं भाई, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ये वाला वर्ग ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कि क्या है आपका लोअर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट का मतलब इधर वाली जो संख्या है, लोअर जो कम वाली संख्या है वो कितनी है, 140, तो बराबर हो जाएगा 140
40। अब देखिए F0, F1 और F2 आपका क्या होता है? F0 होता है जो वर्ग है उसकी खुद की जो बारंबारता है वो, मतलब ये आपका F0 होता है। F1 होता है इससे जस्ट पहले वाले वर्ग की बारंबारता जो है वो, ये हो जाएगा F1। और F2 होता है इसके जस्ट बाद वाले जो वर्ग है उसकी बारंबारता है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। और जो h होता है वो आपका क्या होता है? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच की डिफरेंस हो जाएगी, मतलब 145। भाई सब जगह सेम होगा, ये तो कितनी है? 5 है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करके अपन इस क्वेश्चन को कर लेंगे। F0 कितना है अपना? x है। F1 कितना है? 33 है। नीचे कितना आ जाएगा? 2x माइनस F1 है 33 माइनस है 31 इंटू 5। अब देखिए यहाँ से अपन देख रहे हैं 140 को इधर लेके आते हैं तो 140 से 140 कैंसिल हो जाएगा या फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए ये इधर आके 0 से इंटू होगा तो ये भी 0 हो जाएगा और 5 भी आपका क्या हो जाएगा? भाई 0 में 5 का भाग दोगे तो आपका ये भी क्या हो जाएगा? 0। मतलब x माइनस 33 आपके पास में आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगी? 33 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा? ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कर लो इसको सोल्व। कितना हो जाएगा? देखो 70 पहले भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से 6 एकम 6, 6 दूना 12। ठीक है, 29 माइनस 30, इन तीनों को जब जोड़ते हैं अपन तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका कितना? 3 4 7 4 11, 111 आ जाएगा। इसमें से 30 अपन माइनस करते हैं तो अपने पास में कितना आ जाएगा? 81 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 81। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 25 है, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना शुरू करती हैं। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा आदमी टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। आदमी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन शायद रेलवे के हर शिफ्ट में या हर एग्जाम में आपका आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या बोल रहा है, एक टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से टैक्सियां निकलती हैं और कितने मिनट के अंतराल पे? टाइम दे रखा है आपको टैक्सी का, ये दे रखा है कितना? 28 मिनट के अंतराल पे निकलती है। अब क्या हो रहा है, इधर से एक व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, ये इन टैक्सियों से विपरीत दिशा से एक व्यक्ति आ रहा है, ये इन टैक्सियों से मतलब दो टैक्सियों के बीच में, दो टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पे मिलता है। ठीक है, ये जब आदमी इधर आ रहा है तो यहाँ पे टैक्सी और आदमी जो है, जो मैन है, वो कितने मिनट के अंतराल पे निकल रहा है? 10 मिनट। यहाँ से जो टैक्सी निकल रही है वो 28 मिनट के अंतराल पे, और टैक्सी और मैन के बीच में जो मैन है, जो वो टैक्सियों से कितने मिनट के अंतराल पे मिल रहा है? 10 मिनट के अंतराल पे मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से अपने पास में टाइम का रेशियो आ जाएगा, क्या आएगा? 14:5 आ जाएगा। ठीक है, टाइम का रेशियो क्या आ गया? 14:5। और अपन को पता है कि जो समय होता है वो चाल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि आपको समय का रेशियो दे रखा है तो चाल का रेशियो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में स्पीड का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 5:14 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ओनली टैक्सी है और यहाँ पे टैक्सी और आदमी है। ठीक है, टैक्सी और आदमी है, तो यहाँ पे जो चाल है वो ओनली टैक्सी की है और ये वाली जो चाल है वो टैक्सी और आदमी की है। ठीक है, तो टैक्सी की तो स्पीड आपकी सेम ही है ना, तो यहाँ पे भी टैक्सी की स्पीड तो सेम ही रही होगी। मतलब यहाँ पे टैक्सी की स्पीड 5 है तो यहाँ पे भी 5 ही रही होगी। ठीक है, जो और चाल है मतलब ये 14 है, मतलब 9 जो बच गया है वो क्या है? आपकी आदमी की चाल है, उस मैन की चाल है कितनी? 9 रेशियो में। ठीक है, ये रेशियो में है। भाई इसने दिया क्या है अपन को? जो आपकी जो टैक्सी है उसकी चाल दे रखी है 74 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन रेशियो में कितनी आई है? 5, मतलब 74
किसकी वैल्यू हो जाएगी 5 की। ठीक है, अपन से पूछा क्या है आदमी की चाल, तो इसके लिए आप 9 से इंटू कर दो इसको। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था नीचे यदि 5 25 ऐसे होता है तो नीचे जैसे आपका 10 100 2000 ऐसे होता है, ये बनाने की कोशिश किया करो। 5 को यदि आप 2 से इंटू करते हो तो आपका 10 बनता है, 25 को यदि आप 4 से इंटू करते हो तो 100 बन जाता है। ठीक है, तो जब भी नीचे आए आपका 25 तो उसको 4 से इंटू कर दिया, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा फिर। ठीक है, इससे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो मैं नीचे 2 से इंटू करती हूँ तो ये 10 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको भी 2 से इंटू करते हैं तो 18। ठीक है, अब सोल्व कर लो इसको। देखो 9 दूना 18, और 18 को 74 से इंटू करते हैं तो 18 4 72, हासिल में चला जाएगा 7। ठीक है, 18 7 126। ठीक है, 126 में 7 को जोड़ते हैं तो 133। ठीक है, और नीचे 10 है, मतलब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा। कितनी आ जाएगी उस मैन की जो चाल आएगी, वो कितनी आएगी आपकी 133.2 किलोमीटर पर घंटा आदमी की चाल आ जाएगी। कितनी आएगी 133.2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को करना है, हर शिफ्ट में आपका पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 194 प्लस ये बड़ा कोष्टक 6 इंटू इस कोष्टक में 1 माइनस 6 प्लस 5, और फिर भाग दे रहा है 12 का। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले छोटे वाले कोष्टक को सोल्व करते हैं। तो 5 और 1 6, प्लस के 6 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। 6 को यदि आप 0 से इंटू करते हो तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपकी आ गई 0। ठीक है, इसमें 12 का भाग देते हैं तो कितना आ गया आपका 0। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपकी बन रही है क्या 0। तो कितना बच गया आपके पास में 194 ही बच जाएगा। ऑप्शन कौन सा, डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 27 है, दो पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। देखिए भाई, दो पाइप हैं ए और बी। ए है वो 3700 लीटर की है टंकी। ठीक है, तो ए है वो टंकी को भरने में 9 घंटे ले रहा है, जबकि बी है वो 6 घंटे ले रहा है। ठीक है, अपन टोटल वर्क पता करते हैं। कैसे करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 18। तो ए की क्षमता आएगी 2 और बी की क्षमता आएगी 3। मतलब ए 1 घंटे में 2 काम करता है तो बी 1 घंटे में 3 काम कर सकता है। ठीक है, अब देखिए भाई 3700 लीटर की टंकी को भरने में दोनों पाइपों को कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा भाई, 1 मिनट में भर रहे हैं 5, तो 18 भाग को भरने में कितना समय लग जाएगा 18/5। मतलब 3700 लीटर की टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगा उनको, घंटे का, सॉरी घंटे में है, तो कितने घंटे का समय लगा 18/5 घंटे। ठीक है, तो आपको बताना है कि 6500 लीटर 65 6400 है, 6400 लीटर की एक खाली टंकी उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो कैसे करोगे भाई, 1 लीटर की टंकी निकालते हैं, मतलब इस 3700 को तो नीचे करोगे भाग, और 6400 को अपन को फाइंड आउट करना है तो 6400 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व कर लो, देखो ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब और 18 4 72, हासिल में 7, और 18 6 108, और 7 कितना हो जाएगा आपका 115। ऊपर तो आएगा 1152 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 37 को आप 5 से इंटू करोगे तो 7 5 35, हासिल में 3 5 3 15 और 3 18, 185। 1152/185 घंटे का समय उसको लग जाएगा। 1152/185 ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ऑप्शन को थोड़ा सा देख लिया करो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, 29/4 की पावर 3 है, इंटू 4/29 की पावर 2 है, इंटू 29/4 की पावर 11 है, बराबर में है 4/29 की पावर 9m प्लस 7। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले जिसकी पावर में पावर एक क्या है, एक वेरिएबल आ रहा है, उसको देखो कि ये कितना है, इसका बेस कितना है 4/9 है, कितना है वो 4/29 है। 4/29 की पावर कितनी है 9m प्लस 7।
तो आपको क्या करना है, इधर भी बेस क्या होना चाहिए आपका 4/29। इसमें तो आपका 4/29 है, लेकिन इन दोनों में आपका 4/29 नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन को यदि आप उल्टा कर देते हैं, ठीक है, 29/4 को 4/29 कर देते हैं, तो आपकी पावर है उसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे +3 है वो -3 हो जाएगा। इनटू में 4/29 ये तो ऑलरेडी है आपका, ठीक है, इसकी पावर है 2, और ये भी आपका 4/29 यदि आप बनाते हो तो पावर क्या हो जाएगी आपका, -11 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 4/29 की पावर -11 बराबर क्या दे रखा है, 4/29 की पावर 9m + 7 आपको दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं आगे। तो देखिए आपको क्या पता रखना है कि जब भी आपका देखिए बेस आपका सेम है, बेस का मतलब 4/29 4/29 4/29 और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी पावर है वो आपस में जुड़ जाती है। मतलब आप इस इन सबको इन तीनों को मिला के क्या कर सकते हो, 4/29 और इसकी पावर, इन पावर को जोड़ दो, -3 + 2 -11। ठीक है, और इधर क्या दे रखा है आपको, 4/29 की पावर 2m + 7 आपको 9m है, 9 है भाई, ठीक है, 9m + 7 आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़ते हैं तो 11 मतलब माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, -12। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं -12। ठीक है, अब देखिए आपके बेस यदि आपके सेम है और इक्वल में है, तो जो आपकी पावर है वो भी आपकी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। मतलब 9m + 7 है वो किसके बराबर हो जाएगा, -12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का 7 इधर, -12 वो प्लस का 7 इधर जाएगा, माइनस का 7, और 12 में यदि 7 को जोड़ते हो तो आपका 19, और इस 9 का भाग लग जाएगा तो m कितना आ जाएगा, -19/9। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 है। मान लीजिए कि x अनुपात है 2:5 और y अनुपात z है 4:7। यदि 15,120 को x y z में वितरित किया जाए तो x y तथा z की धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई क्या दे रखा है आपको, x अनुपात y आपको दे रखा है 2:5 और y अनुपात z आपको दे रखा है 4:7। तो x अनुपात y अनुपात z अनुपात निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आप ऐसे लिखोगे इसको। अब x अनुपात y अनुपात z कैसे आएगा, x की वैल्यू आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूना 8, y की वैल्यू आएगी, इनका इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20, और z की वैल्यू आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, 7 5 35। ये आ जाएगा आपका x अनुपात y अनुपात z। ये क्या आ गया, अनुपातों में आ गया। 15,120 को वितरित करना है तीनों में, किस रेशियो में, इस रेशियो में वितरित करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले 15,120 टोटल दे रखा है, तो रेशियो में देखो टोटल कितना है आपका, ये हो जाएगा 55 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 63। ये होगा ना 35 और 20 कितना हो जाएगा, 55। 55 में आप यदि 8 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले, तो इसको इंटू कर दो किससे, 8 से। ठीक है, सोल्व करो, देखो सबसे पहले आप इसको 7 से काट लो, 7 नाम 63 होता है, ये देखो 7 दूना 14 और 1 बच गया, 7 एकम 7, 4 बच गया, 7 6 42 और ये 0। 9 से काटो इसको, देखो 9 से कितनी बार कटेगा, 9 दूना 18 और 9 चौक 36, 240 बार कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू जो आएगी अपने पास में वो आएगी, इसको सोल्व करो, 8 चौक 32, 3 8 दूना 16 और 3 कितना हो जाएगा आपका 19। 1920 तो क्या आ जाएगा आपका, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपकी x का 1920, ऑप्शन सी, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यदि आप वैसे आप आगे और करना चाहो,
ठीक है। एग्जाम में तो आपको ये पता रखना है कि देखो x की वैल्यू a की जगह 1920 दे रखी है, तो इतना ही आपको इस क्वेश्चन को करना है। वैसे आप अभी करना चाहो तो क्या करोगे, देखो y की वैल्यू निकालने के लिए 240 को किससे इंटू करोगे 20 से इंटू करोगे। ठीक है, तो देखो 24 दूना 4800 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 4800। और ऐसे z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 240 को 35 से आप क्या करोगे इंटू करोगे, तो कितना आ जाएगा 24 5 120 होता है आपका। ठीक है, 12 और 24 72 और 12 कितने हो जाएंगे आपके 84। तो जेड को कितना मिला 8400 मिला। ठीक है, ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 बराबर 0 का विविक्त कर कितना है, साथ ही यह भी निर्धारित करें कि इस समीकरण के कितने वास्तविक हल है। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको डिस्क्रिमिनेट पूछ रहा है, विविक्त कर जो बोलते हैं आप इसको हिंदी में। देखिए क्या होता है, डी जो आपका होता है वो किसके बराबर होता है, जो डिस्क्रिमिनेट मतलब डी आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपन क्या कर लेते हैं, डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए जो है वो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वो होता है, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जो एक्स के साथ, अच्छा हाँ, जो x के साथ में कोफिशिएंट वो क्या हो जाएगी आपकी b की वैल्यू हो जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -2, और c क्या आ जाएगा आपका, जो संख्या होती है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका c। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो b का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -4a आपका 1 है, और c कितना है 13 है, तो 1 × 13, 13 4 52, 52 में से यदि आप 4 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपका -48 आएगा डी की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ये फाइंड आउट करने से अपने पास में आंसर तो आ गया कितना, सी ऑप्शन 48 एक ही जगह दे रखा है। लेकिन इसमें देखो एक क्वेश्चन और पुट किया गया है कि समीकरण के कितने वास्तविक हल है। तो देखिए भाई श्रीधराचार्य का जो अपना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। ठीक है, बटे में 2a होता है। अब देखिए यहाँ से b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है वो अपने पास में आ रही है -48, मतलब रूट में -48। और देखिए रूट में जब भी आपका क्या होता है माइनस लग जाता है, इसका मतलब वो संख्या क्या है, इसकी एक काल्पनिक संख्या है। जब इसको बाहर निकालते हैं ना तो एक आयोटा आता है। ठीक है, जो मैथ पढ़ रखे हैं, जो मैथ के स्टूडेंट उनको पता है भाई, माइनस रूट के अंदर माइनस की संख्या है तो माइनस को बाहर निकालते हैं आयोटा लगाते हैं, मतलब वो एक संख्या काल्पनिक है। ठीक है, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल तो नहीं होगा, ये संख्या आपकी क्या है काल्पनिक है, तो वास्तविक मूल नहीं होगा। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके साथ में मैंने 5 जून को जो आपका पेपर हुआ था शिफ्ट 2 का, उसका भी सॉल्यूशन पूरी तरह से अच्छे से करवा दिया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब जगह आप इसको शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कर ले। ठीक है, थैंक यू।